हेलो दोस्तों, मैं निर्मल साहू आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने संविधान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की थी और आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं विगत वर्षों में उनको देखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न हमारा जैसे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। प्रश्न आप देख लें। अगर वीडियो फास्ट होता है आपके लिए तो आप उसको पॉज करके आप खुद की भी एक्सरसाइज लगाएं, खुद से भी आंसर्स को देखें, फिर मैं यहाँ पर सारा डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और अगला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला हमारा क्या प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है हमारे सीधे जनता द्वारा, अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, अगला भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा और अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। दिस इज द राइट आंसर। सबसे ऊपर डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दो सूचियां आपको दी हुई हैं, इनको मेल करना है। इस टाइप के प्रश्न बहुत आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इन टाइप के प्रश्नों में क्या होता है, आपको देखना होता है अगर इसमें से एक दो पॉइंट भी आपको क्लियर हैं, अगर जैसे इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, अगला है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, इनको अब आपको मैच कराना है इस वाले कॉलम से। तो इसमें क्या क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में अगर एक दो पॉइंट्स आप कोई भी देख लें जो आपको बिल्कुल श्योर होते हैं, 2 पॉइंट्स भी अगर आपको पता चल गए तो बाकी का अपने आप निकल आता है। जैसे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आप देखें, मैच करने की कोशिश करें। इसमें देखिए, जैसे हमारा पहला दिया हुआ है नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो इसका राइट आंसर देखो मुझे याद आ रहा है, क्या था हमारा? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 है ना। पहले का हमारा हो जाएगा दूसरा। तो पहले का दूसरा अगर आप ऑप्शन में जाएं तो देखिए पहले का दूसरा सिर्फ बी और डी में दिया हुआ है, तो यहीं से हमने पहला और तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। पहला और तीसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, बी होगा या तो फिर डी होगा। और इसमें आप देखें और क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं, जैसे हमारा अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुई है? नियामक अधिनियम 1773। तो हमारा बी और डी में क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि डी वाले में तो बी का हमारा ये नियामक अधिनियम नहीं दिया हुआ है 1773। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो गया? बी वाला सही हो गया। हमें सी और डी मैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सी और डी का भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये कब दी गई थी, किसके तहत दी गई थी? चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। और हमारा अगला क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा है। अगला प्रश्न पे हम जाते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? ऑप्शन पे देख लें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका व्हाट इज द राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? क्या ऑप्शन है? भारत सरकार अधिनियम 1909, अगला भारत सरकार अधिनियम 1919, अगला भारत सरकार अधिनियम 1935
और डी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947। द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न में आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने, एक मिनट, हाँ, हमारे 6वें प्रश्न में था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की कितनी संख्या के अनुपात में था, ये आपको हमने डिस्कस किया हुआ था कल प्रश्न। इसका क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर जाएंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपके? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। कल हमने देखा था यह प्रश्न। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। अगला है देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। अगला प्रश्न है। प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और अगला है हमारा शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा, जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। यही हमारा इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किसके द्वारा प्रेरित है? ऑप्शन आपके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है या उसको प्रेरित है। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? ऑप्शन है आपके 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सी हमारी ऑप्शन दिया हुआ है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, पहला ऑप्शन। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा पॉइंट है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। इनमें से आपको चूज करना है। पहले ऑप्शन में हमारा पहला पॉइंट सही है, दूसरे ऑप्शन में दूसरा और तीसरा पॉइंट वैलिड है, तीसरे ऑप्शन में पहला तीसरा और चौथे ऑप्शन में पहले दूसरे तीसरे तीनों पॉइंट्स आपके वैलिड हैं। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आजकल प्रश्नों में, आपकी परीक्षाओं में। तो इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट वैलिड हैं भाई? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये तीनों ही पॉइंट इसके वैलिड हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट आपका, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही पॉइंट आपके वैलिड हैं। अगले प्रश्न में आते हैं 12वें पे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कौन सा अधिनियम है संघीय शासन की व्यवस्था देने वाला? भारत सरकार अधिनियम 1909,
भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। कौन सा होगा हमारा? सी पार्ट है हमारा राइट ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को पहला ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी ऑप्शन है हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और अंत ऑप्शन क्या है हमारा डी पार्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? आपका 13 वाला प्रश्न है हमारा, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आपने कल देखा था ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइए कौन सा है हमारा पॉइंट। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या हो जाएगा हमारा? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये हो जाएगा हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 इज द राइट ऑप्शन। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 ने। चार्टर एक्ट 1833 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, ये पॉइंट कल देखा था आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है हमारा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अंतिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति हमारे थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएंगे हमारे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। राइट ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी सदस्य पूछा जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कल देखा था, ऊपर भी अभी प्रश्न में देखा आपने, 15वें प्रश्न में आपने देखा। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी ने 1934 में आप सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था संविधान बनाने का, स्वराज पार्टी 1934। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं हैं? कौन कौन से कथन भाई नहीं हैं? कथन दिए हैं, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इनमें आपको चूज करना है कौन कौन सा नहीं है। कई बार ऐसे प्रश्नों में होता है कि स्टूडेंट्स को आता है प्रश्न, लेकिन वो जल्दीबाजी ये कर जाते हैं, क्या पूछा है विषय में ये जो नहीं बीच में डाल देते हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन कर देता है, जल्दीबाजी में मिस हो जाता है पॉइंट और प्रश्न का आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसमें ये नहीं वाले प्रश्नों का खासकर ध्यान दें, ये बहुत गलतियाँ होती हैं।
तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे हैं, पहले आप ऐसे देख लें कौन कौन से पॉइंट हैं। तो क्या पहला पॉइंट हमारा था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? नहीं, पहला पॉइंट हमारा नहीं पूछा है आपसे कौन कौन से पॉइंट नहीं हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा था, क्योंकि इसमें भी देखिए नहीं दिया हुआ, आधारित नहीं थी, है ना। तो ये बात थी, जायज़ थी। तो पहला पॉइंट हमारा, देखिए दोनों ही, पहला पॉइंट में मेरा समझना पड़ जाता है, कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि मतलब आते हुए भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। देखिए जैसे पहले एक तो उसने नहीं पूछा है प्रश्न में, और जो पहला पॉइंट आपका दिया है उसमें भी दिया हुआ है क्या, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, है ना। और वहाँ पर आपको दिया हुआ है विषय में कौन सा नहीं है, कौन से पॉइंट हमारे वैलिड नहीं है। आधारित नहीं थी, ये पॉइंट हमारा वैलिड है कि इनवैलिड है? पहला पॉइंट आपका नहीं है, एक्चुअल में ये पहला पॉइंट जो है वैलिड नहीं है। अगला पॉइंट हमारा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला भी पॉइंट आपका यहाँ नहीं पूछा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नहीं है, ये भी पॉइंट आपका वैलिड नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। वह बहुदलीय निकाय थी, हाँ ये बात सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, हाँ ये भी बात सही है। तो हमारा कौन से पॉइंट्स वैलिड नहीं है, पहले और दूसरा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए पार्ट। बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसे प्रश्नों पे, खासकर ध्यान देना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न पे आते हैं हम। कथन है हमारा वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता है। तो इसमें क्या क्या होगा हमारा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। अगला, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन और कारण नहीं मैच खा रहा है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, कथन सही है पर इसका कारण गलत है। वैवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या तो समान होती थी, लेकिन वेवेल का विचार था ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता है, ये ऐसा कोई विचार नहीं था, कारण गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पता होगा आपको, 9 दिसंबर 1946 इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? पहला है 7, दूसरा है हमारा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन 15। तो राइट ऑप्शन आपको पता होगा कितने हुए थे अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए थे। तो राइट ऑप्शन इज द सी पार्ट, सी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, मौलाना आज़ाद ने कही थी। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मौलाना आज़ाद ने की थी। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो राइट ऑप्शन इज द सी पार्ट, गवर्नर जनरल को। संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे भाई? राइट ऑप्शन इज द सी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन इज द सी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू।
संविधान समिति का अध्यक्ष, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? कौन सा राज्य था हमारा जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? ऑप्शन इज बंगाल, डी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए पार्ट होगा आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसमें भी देखिए नहीं है पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत गलतियां होती हैं, इनमें सावधानी की बरतने की ज़रूरत है। नहीं पूछा जाता है और जल्दीबाजी में एक दो पॉइंट है वाले आप देख के ही लगा देते हैं, है ना। आपके पीसीएस में भी बहुत प्रश्न ऐसे आ रहे हैं और अदर एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में, सीजीएल टाइप के एग्जामों में भी इस टाइप की नहीं करके डाल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आप देख लें। ऑप्शन दिए हैं, देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाना। कौन सा अवयव नहीं था? तो आपका देश के लिए लिखित संविधान, हाँ यही आपका पॉइंट नहीं होगा, बाकी तो सारे ही सही दिख रहे हैं, सारे ही सही हैं। राइट ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा ए पार्ट, यही अवयव महत्वपूर्ण नहीं था। बाकी एक संघ की योजना पर विचार था, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि की बात थी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट भी किया जाना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। आप देख पा रहे होंगे 26 नवंबर 1949, कल बात की थी इसकी हमने। 26 नवंबर 1949 इज द राइट ऑप्शन। डी पार्ट इज द राइट, सॉरी बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है आपके। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के प्रमुख सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? राइट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? क्या हो जाएंगे ऑप्शन? पार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी पार्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है केंद्र और शक्तियों के, राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? संसद ने भारतीय संविधान कब अपनाया था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1950, सी पार्ट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग ने, तो हमारा बंगाल था वो, मुस्लिम लीग ने जहाँ सरकार बनाई थी दैट वाज बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने सुझाव दिया था? ये हमारा हो जाएंगे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने की बात महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार, अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कौन सा पॉइंट हमारा वैलिड होगा? पहले में हमारा ऑप्शन में दिया है पहला पॉइंट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में एक दो दोनों, और ना तो पहला ना तो दूसरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों ही पॉइंट वैलिड थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी
और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। दोनों ही पॉइंट वैलिड हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी पार्ट, पहला और दूसरा दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3 और 4 है। कौन सा हमारा हो जाएगा? हो जाएगा हमारा केवल पहला। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तीलियों की देखिए आप गलत दिया हुआ है और रेशियो भी गलत दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न है हमारा, कथन भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण में दिया हुआ है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। अब इसमें आपको आंसर बताने हैं। क्या कथन सही है या कथन का सही आपका स्पष्टीकरण है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो इस पे आप देखें तो क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट तो दोनों ही वैलिड दिख रहे हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न अगला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे आपको पता होगा? 6 सदस्य थे। अगर किसी भी प्रश्न में किसी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर आपको दिख रहे होंगे, उसमें आप बता सकते हैं। किसी सोर्स से आपने कुछ और पढ़ा हुआ है तो आप उसमें बता सकते हैं। हम उसके बारे में आपको डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था हमारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष? आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? प्रश्न ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। राइट ऑप्शन इज गवर्नर जनरल को दी गई थी सारी शक्तियां। अवशेष शक्तियां 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। राइट ऑप्शन यही आपका हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। 29 अगस्त 1947 में क्या किया गया था? भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। हमारा अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न में आते हैं। 45, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? सबको पता होगा, ये बी.एन. राव थे हमारे। बी.एन. राव क्या थे? हमारे संवैधानिक सलाहकार थे जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष आपको पता होगा, सरदार पटेल जी थे हमारे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अभी बात हुई हमारी, सी पार्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन देख पा रहे होंगे आपका। किस वर्ष अपनाया गया था? 1950 में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। अगले प्रश्न में आते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं था हमारा सदस्य? मोहम्मद सादुल्ला थे, हाँ ये बिल्कुल थे। के.एम. मुंशी भी थे, ए.के. अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसमें। संविधान पांडुलेखन समिति के कौन से सदस्य थे? मोहम्मद सादुल्ला, ए.के. अय्यर, के.एम. मुंशी ऑप्शन पे थे और जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था
संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। राइट ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ए पार्ट है हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बेसिक प्रश्न है, हर अक्सर एग्जामों में आ रहे हैं, नॉर्मल एग्जामों में भी आ रहे हैं, है ना, अच्छे एग्जाम में भी आ जाते हैं, कई बार डाल देते हैं ऐसे प्रश्न। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 इज द राइट ऑप्शन। कब से नेशनल आपका एम्बलम लिया गया, स्टेट एम्बलम? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे झंडा समिति के। बी पार्ट हो जाएगा आपका, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये भी पॉइंट हमने कल देखा हुआ था। लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये सारे पॉइंट्स हमने कल देख रखे हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से इनका निर्वाचन किया गया था? मुंबई प्रेसिडेंट से हमारे भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? कौन सा अधिनियम था बर्मा को भारत से अलग करने वाला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 इज द राइट ऑप्शन। पहला पार्ट इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट ऑप्शन, उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? प्रश्न फिर से रिपीट करता हूं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन कौन थे ये आपको पता होगा। श्री राजगोपालाचारी जी थे, हाँ ये थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, और कौन थे? जगजीवन राम जी थे, और ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य में डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण अपने प्रश्नों पर चर्चा की, और अगले वीडियो पर हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स एंड सिटीजनशिप टॉपिक से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करूंगा। फिर उसके अगले वीडियो में मैं उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करूंगा। आप ये सारी एक्सरसाइज आप PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे CSAT या जो भी तैयारी कर रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज़ गोना बी वेरी यूजफुल फॉर देम। थैंक यू सो मच।